मैं डॉक्टर साधना भंडारी राजकीय डूंगर महाविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग से आपका स्वागत करती हूँ। पहले वीडियो में हमने एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा करी थी और उसमें हमने दो कालों पर प्रकाश डाला था, प्राचीन काल और मौर्य काल। किस प्रकार भारतीय प्रशासन का उद्भव हुआ और धीरे धीरे वो आज इन कालों से होता हुआ वर्तमान स्वरूप में पहुंचा। आज हम दो अन्य और कालों की चर्चा करेंगे, जिसमें सल्तनत काल और मुगल काल है। सल्तनत काल में सन 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन की शुरुआत से लेकर सन 1526 में इब्राहिम लोदी के शासन की समाप्ति तथा मुगल साम्राज्य की स्थापना तक का दिल्ली का शासन सल्तनत काल कहलाता है। इस दौरान अनेक वंशों ने दिल्ली पर अपना शासन किया। इस काल में सुल्तान शब्द का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। सल्तनत काल में शासक अपने नाम से पूर्व सुल्तान शब्द का प्रयोग करने लगे। चूंकि हम प्रशासनिक दृष्टि से इस विषय का अध्ययन कर रहे हैं, अतः यह जानना आवश्यक है कि सुल्तान को प्रशासनिक कार्यों और महत्वपूर्ण निर्णयों में सहायता करने हेतु प्रमुख लोगों की मंत्री परिषद होती थी, जिसे मजलिस-ए-आम या मजलिस-ए-खलवत कहा जाता था, तथा सुल्तान को उसके कार्यों में सहायता करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे, जिसमें केंद्रीय शासन में दीवाने विजारत अर्थात वित्त मंत्री, दीवाने अर्ज अर्थात रक्षा मंत्री तथा दीवाने इंशा अर्थात शाही प्रवक्ता तथा कार्मिक कार्य जैसे प्रमुख अधिकारी थे। सचिव को दबीर कहा जाता था और प्रशासन को सुविधा की दृष्टि से विभिन्न स्तरों पर बांटा गया था, ताकि छोटी से छोटी इकाई तक प्रशासन को सुगमतापूर्वक संचालित किया जा सके। दिल्ली सल्तनत को प्रांतों में बांटा हुआ था, जिसके अधिकारी को वली, मुफ्ती या नायब कहते थे। सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जैसा हम जानते हैं। पूर्ववर्ती कालों में भी अर्थात मौर्य काल में भी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और आज भी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम ही है। ग्रामों का समूह परगना कहलाता था तथा परगनों का प्रशासनिक नियंत्रण फौजदार के अधीन था तथा आवश्यकतानुसार सैनिक एवं अन्य कार्मिक भर्ती किए जा सकते थे। सल्तनत काल के पश्चात मुगल काल का आरंभ होता है और सन 1526 में मध्य एशिया से आए बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। मुगल शासन मूलतः फारसी तथा अरबी शासन व्यवस्थाओं का मिश्रण था। आईने अकबरी में मुगल काल विशेष तौर पर अकबर के दीर्घ शासन काल का वर्णन उपलब्ध है। मुगल काल या मुगल प्रशासन भी राजशाही व्यवस्था पर आधारित था तथा मुगल शहंशाह को राज कार्यों में सहायता प्रदान करने हेतु अनेक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किए जाते थे और इन अधिकारियों की एक सूची दी गई है, जिसमें आप उनके नाम तथा उनके कार्यों के बारे में देख सकते हैं। इस काल में प्रांतीय प्रशासन का अपना महत्व था। प्रांतों को सूबा कहा जाता था, जिसका नियंत्रण सूबेदार या नाजिम करता था। सूबेदार की सहायता हेतु प्रांतीय दीवान एवं बख्शी भी पदस्थापित किए जाते थे। सूबा को सरकार अर्थात जिलों में बांटा गया था
और सरकार का अधिकारी फौजदार कहलाता था, जिसके पास अमीर अर्थात राजस्व अधिकारी और बितिकची अर्थात राजस्व कागजात तथा खजानदार नियुक्त थे। सरकार को परगनों में विभक्त किया जाता था और परगनाधिकारी को शिकदार या शिकदर कहा जाता था। शिकदार के अधीन कानून को तथा पटवारी कार्यरत थे। परगना के अधीन कुछ गांव होते थे और गांवों की देखभाल हेतु मुकद्दम, लगान वसूली हेतु पटवारी तथा झगड़ों के निपटारे के लिए चौधरी नामक व्यक्ति पद गठित किए गए थे। यह प्रशासनिक सेवाओं में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन किस प्रकार का था। वहीं स्थानीय प्रशासन भी इस काल में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मनसबदारी व्यवस्था इस काल की एक अत्यंत प्रसिद्ध व्यवस्था है। अकबर के शासनकाल में मनसबदारी प्रथा शुरू हुई। फारसी शब्द मनसब का अर्थ है रखना या निश्चित करना। वस्तुतः मनसबदारी शाही सेवा में कार्यरत अधिकारियों की पद, प्रतिष्ठा तथा अधिकार को स्पष्ट करने वाली व्यवस्था थी। अधिकांशतः मनसबदारी संबंधित मनसबदार द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों तथा पैदल सैनिकों के आधार पर निश्चित की जाती थी। मुगल प्रशासन मूलतः सैनिक प्रशासन था, जो राज्य की सुरक्षा तथा विस्तार हेतु शासनरत था। यदि हम और इस पर प्रकाश डालें तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी राज सैनिक रखने की व्यवस्था प्रारंभ की और इसी कारण एक व्यवस्थित कार्मिक प्रशासन का उदय हुआ, जो अकबर के शासन के दौरान बहुत औपचारिक रूप धारण कर चुका था। इतिहासकार मॉरलैंड के अनुसार वेतनभोगी सैनिकों के ऊपर सेनापतियों का पर्याप्त नियंत्रण नहीं हुआ करता था। अतः अपनी स्थिति सुदृढ़ रखने के लिए सेनापति के पास निजी संबंधियों तथा गुलामों का दल हुआ करता था, जिन्हें चेला कहा जाता था। ये चेले लगान न देने वाले खेतीहर किसानों के बच्चे होते थे, जिन्हें मुगल राज कर्मचारी शिक्षा दीक्षा दिलवाकर सेना में भर्ती करवाते थे। अकाल की स्थिति में मनुष्यों का क्रय विक्रय अधिक होता था। इसी काल में जागीरदारी प्रथा का भी आरंभ हुआ, जिसका उल्लेख इस स्लाइड में किया गया है। यदि हम मुगलकालीन शासन की विशेषताओं को प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो कुछ विशेषताएं हमें बड़ी स्पष्ट तौर पर दिखाई देती हैं। प्रशासन में कठोर कानूनों का समावेश, अर्थात प्रशासन में जो कानून थे कठोर थे और इनका उल्लंघन करने वालों के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की भी व्यवस्था थी। आधुनिक फाइल एवं रिकॉर्ड व्यवस्था, अर्थात प्रत्येक किए गए कार्य का रिकॉर्ड रखा जाता था। विशाल एवं सुसंगठित कार्मिक तंत्र। प्रशासनिक व्यवस्था का एक प्रमुख लक्षण है कि प्रशासन तंत्र अत्यंत ही सुसंगठित हो। सैनिक प्रशासन की छाप, सुदृढ़ संचार एवं परिवहन व्यवस्था। प्रशासन में विषय विशेषज्ञों का प्रभुत्व। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, प्रशासन में स्पेशलिस्ट, और आज भी हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रशासन में स्पेशलिस्ट का विशेष महत्व है। भूमि सुधार तथा सुव्यवस्थित भू राजस्व व्यवस्था,
शिक्षा में डिग्री या प्रमाण पत्र व्यवस्था। यदि सारांश तौर पर हम देखें तो मुगल काल का प्रशासन ही अंग्रेजों के शासन का मुख्य आधार बना। अतः ब्रिटिश शासन व्यवस्था में अंग्रेजी के साथ साथ फारसी भाषा का भी प्रयोग किया जाता था। वर्तमान भारतीय प्रशासन अंशतः मुगल और अधिकांश रूप में ब्रिटिश काल की विरासत है। मुगल काल के बाद ब्रिटिश काल का भारतीय प्रशासन पर विशेष प्रभाव रहा और आज के भारतीय प्रशासन को एक ब्रिटिश लीगेसी के रूप में ही देखा जाता है। इस ब्रिटिश काल की चर्चा हम अपने आने वाली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।